Good morning, student. Let's discuss in the same chapter the aristocracy and new middle class. लास्ट डे हमने पढ़ा था कि नेपोलियन कोड कैसे वहां पे चेंजेस लेके आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। बाद में नेपोलियन का डेस्पोटिक नेचर हो गया, डिक्टेटरशिप का नेचर हो गया और धीरे धीरे उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। देश में कुछ ऐसी अन्य गतिविधियां भी चल रही थी, आइए उसके बारे में देखते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। अब क्या है, देश आजाद हो रहा था, गवर्नमेंट बदल रही थी, नए इंस्टीट्यूशन नए व्यवस्थाओं का उद्भव हो रहा था। उसी में एक चीज है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है अभिजात तंत्र या एक ये कह सकते हैं प्रॉस्परस सोसाइटी। प्रॉस्परस सोसाइटी जनरली वो है जो किंग्स की फैमिली से बिलोंग करती थी या उनके पास ह्यूज प्रॉपर्टी थी। तो ये लोग क्या थे, यही लोग आगे जाके बिजनेसमैन का भी रूप लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जिसके पास कैपिटल है, जिसके पास पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वही क्या करेगा, बिजनेस भी करेगा। तो इनके पास क्या था, ह्यूज प्रॉपर्टी थी। they owned states and property in urban and rural। ये अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोनों जगह इनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा था, यानी प्रोडक्शन ऑफ मींस क्या है, ज्यादा। ठीक है, तो ये लोग प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे थे, बिजनेस इनका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्होंने एस्टेब्लिश करने में हेल्प किया था। सो दे आर डोमिनेंट क्लास इन सोसाइटी और पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल और सोशल रूप से ये लोग क्या थे, इफेक्टिव क्लास थे। ये लोग केवल बिजनेस ही नहीं कर रहे थे। आप जानते हो कि जो समाज में लीडर वही होता है जो फॉरवर्ड नेचर की भूमिका निभाता है या जिसके पास एक अच्छा खासा मार्केट वैल्यू होता है। तो यहाँ भी ये अरिस्टोक्रेसी जो है एक प्रॉस्परस सोसाइटी है, इनके पास रूरल और अर्बन एरिया में दोनों जगह पर्याप्त प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को डेवलप करने में इन्होंने हेल्प किया है। तो ये डोमिनेटेड नेचर के हैं पॉलिटिकली और सोशली रूप से। ठीक है, यहां हमने पहले बता दिया कि दे ओन्ड स्टेट्स एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इन अर्बन एंड रूरल एरिया, ये दोनों जगह एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो, और ये केवल एक जगह नहीं है कि किसी एक एरिया में है, ये पूरे देश में अलग अलग रीजन्स में फैले हुए, और ये सब कनेक्टिवली जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, क्योंकि व्यापार कर रहे हैं तो लेन देन, चीजों का आदान प्रदान, एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे से यूनाइटेड भी है। इनका अपना एक कल्चर है, अपनी एक यूनिटी है, अपना एक ये कह सकते हैं एक सहयोग भी है। ठीक है, देयर फैमिलीज वर टाइड टुगेदर बाय मैट्रिमोनियल रिलेशन। और ये केवल पॉलिटिकली और सोशली ही एक दूसरे को नहीं जोड़ रहे हैं, ये अपने में फैमिलियर रिलेशन भी डेवलप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका अपना एक क्लास है और अपने को यूनाइटेडली एक समझते हैं, तो वो अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए वैवाहिक संबंध भी वहां पे क्या होते हैं, वो एक दूसरे से करते हैं, यानी उनका एक बड़ा वर्ग है। तो समाज में अब दो तरीके का व्यवस्थाओं का जन्म हो रहा है। एक जो है वो है प्रोडक्शन क्लास, ठीक है, जो ये लोग हैं, और दूसरा अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास में भी दो हैं, एक जो एजुकेटेड है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो टेक्निकली काम कर रहे हैं, और दूसरे नॉन एजुकेटेड लोग जो हैं। ठीक है, तो हमको क्या समझना था कि एरिस्टोक्रेसी जो थी एक रिच और प्रॉस्परस लोगों की सोसाइटी थी,
ये लोग बिजनेस में सहयोग कर रहे थे, प्रोडक्शन ऑफ मीन्स इनके पास था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी रूरल और अर्बन एरिया में। यूनाइटेडली वे एक दूसरे से जुड़े हुए भी थे और समाज में ये डोमिनेंट क्लास था, पॉलिटिकल चाहे सोशल रूप से। और ये अपने बीच क्या कर रहे हैं, फैमिलियर रिलेशन को भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी में हमने क्या समझा कि ये लोग समाज के इफेक्टिव क्लास है, प्रोडक्टिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में बहुत सहायक भूमिका निभाते हैं, इनके पास प्रॉपर्टी है, ह्यूज प्रॉपर्टी है, फैमिलियर रिलेशन डेवलप करते हैं और बाद में समाज सोसाइटी जो है वो प्रोडक्शन क्लास और वर्किंग क्लास में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है।